नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करूंगा अपने देश की और इसी देश के एक हिस्से की, अपने अभिन्न अंग की, मणिपुर की, जिसे कोई अपना मानने को ही तैयार नहीं। सबसे दुख, पीड़ा देने वाली बात, टीस देने वाली बात यही है। पूर्वोत्तर का यह खूबसूरत राज्य धधक रहा है, 53 दिन हो चुके हैं। हिंसा, बेकाबू हिंसा, जहां पर विधायकों के, मंत्रियों के, केंद्रीय मंत्री के, बीजेपी के, जिनकी सरकार है, वहां पर दफ्तर और घर फूंके जा रहे हैं और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पाफ और कॉस, गोल्फिंग भाषा में जो कहते हैं ना कि होता रहता है। 125 लोग मर गए, 3000 जख्मी हो गए, 60,000 लोग बेघर हो गए तो हो गए, हो जाता है। ऐसी क्या आफत है? सरकारें, मैं सरकारें शब्द कह रहा हूं, केंद्र हो या राज्य, हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं। गांधी जी के 3 बंदर बन गई हैं, ना बुरा देख रही हैं, ना सुन रही हैं, ना बोल रही हैं। और मीडिया जो चौथा खंबा, खबरें आप तक, आम जनता तक, आम दर्शक तक पहुंचाने की जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो संदेशवाहक है, वो मौन व्रत धारण करे बैठा है। देश के किसी और हिस्से में, और खास हिंदी पट्टी में, इसके 1/10 कह रहा हूं, 10% हिंसा हुई होती, मौतें हुई होती, लोग बेघर हुए होते, तो हल्ला कट जाता, कार्पेट बॉम्बिंग हो जाती कवरेज के नाम पर। लेकिन सब शांत है। आज एक कदम उठाया गया। 53 दिन बाद एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई मणिपुर के मुद्दे पर, दिल्ली में। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता की। साथ में उनके सहयोगी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय थे, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी थे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी थे। विपक्ष के भी लोग आए। कांग्रेस ने 3 बार के मणिपुर के मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह को भेजा। शिवसेना ने प्रियंका चतुर्वेदी, एनसीपी ने सोरेन सिंह को भेजा, एनपीपी कॉनराड सैंगमा थे, टीएमसी के डेरेक ओब्रायन, आरजेडी के मनोज झा, डीएमके के टीएन सिवा और कुछ दल थे। 26 दलों को न्योता दिया गया था। अब यहां पर प्राथमिकता भी दिखती है। कहने को यह सर्वदलीय बैठक है। कल विपक्षी खेमे की एक तथाकथित महा बैठक हुई थी पटना में। टॉप मोस्ट लीडरशिप सभी दलों के वहां पर थे। विपक्षी एकता की दरकार थी। यहां देश की एकता, अखंडता और एक सूबे की सुख शांति का सवाल है। तो 2nd टियर, 3rd टियर के नेता आ गए। 10 जून से 10 विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार गुहार कर रहे थे कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए। 3 प्रतिनिधिमंडल आए मणिपुर से। 15 जून से, आज से 9 दिन पहले से, वो लगातार पीएमओ से दरख्वास्त कर रहे थे कि प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त दिया जाए। वो वक्त नहीं मिला। प्रधानमंत्री अमेरिका यात्रा पर निकलकर अब इस वक्त इजिप्ट में है, मिस्र में। तो अध्यक्षता की गृह मंत्री ने। कांग्रेस जो सवाल उठा रही थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष या राहुल गांधी, वो नहीं गए, मुख्यमंत्री गए। अब वो उनके अपने तर्क हैं, वो तर्क देंगे, पर मैं सवाल प्राथमिकता की कर रहा हूं।
ममता बनर्जी नहीं आई, डेरेक ओब्रायन को भेज दिया। हां, वो भी सांसद हैं, मैं मानता हूं ये बात। उद्धव ठाकरे नहीं आए, प्रियंका चतुर्वेदी को भेज दिया। तेजस्वी यादव नहीं आए, मनोज झा को भेज दिया। शरद पवार की पार्टी के बड़े नेता में से कोई नहीं आया। उमर अब्दुल्ला नहीं आए, महबूबा मुफ्ती नहीं आई, अखिलेश यादव नहीं आए। तो हम कितनी अहमियत देते हैं मणिपुर को, यह साफ झलकता है। घर जब फूके जा रहे हों, 355 अनुच्छेद 355 लागू हो इस राज्य में, यानी कि यहां की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों की हो, तो जवाबदेही कौन तय करेगा? आज यह सवाल उठे सर्वदलीय बैठक में। कुछ विपक्षी दलों ने एन बीरेन सिंह, जो कि मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के अपने दम पर बहुमत है और लोग भी समर्थन दे रहे हैं, उनके इस्तीफे की मांग कर दी। इस्तीफे की मांग से ही काम चल जाता है, जिस पर बीजेपी अभी टस से मस होने को तैयार नहीं। कोई और राज्य होता, विपक्षी राज्य होता, तो मुख्यमंत्री बर्खास्त करना तो दूर की कौड़ी हो जाती, 356 लगा दिया जाता। पर यहां पर 2024 के भी चुनाव हैं, डबल इंजन सरकार, उस नारे की हवा ना निकल जाए, यह राजनीति भी हो रही है। सवाल यहां पर यह भी उठाए गए कि 60,000 लोग जो बेघर हो गए हैं, ट्रांजिट कैंप्स में, राहत कैंपों में रहने को मजबूर हैं, बहुतेरे तो दिल्ली आ गए, ये मैंने आपको कई बार बताया है। उन तक रसद भी नहीं पहुंच पा रही है, खाने के लाले वांदे पड़े हुए हैं। 81 करोड़ 35 लाख लोगों को अगर हम 5 किलो का मुफ्त का राशन दे सकते हैं, जो लोग बेघर हो गए हैं उनके लिए मुकम्मल व्यवस्था तो कम से कम की जा सकती है। पर सवाल कानून व्यवस्था का भी है। अगर 4000 गन्स, असलहे हवाले कर दिए गए हों, मैती हों या कुकी हों, उनमें जो उग्र संगठन हैं पुलिस द्वारा, तो अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करेगा? ये वापस कैसे आएंगे? नौटंकी करेंगे, ये मैंने पहले भी कहा है। ड्रॉप बॉक्सेस की यूनिफाइड कमांड क्यों नहीं बनती है? आर्मी को फुल कंट्रोल क्यों नहीं दिया जाता है कुछ दिनों के लिए? और जो जड़ में था वो फैसला मणिपुर हाई कोर्ट का, जिसमें एसटी दर्जा देने की बात थी मैती समुदाय को, उसे होल्ड पर नहीं रखा जा सकता क्या? लार्जर बेंच के पास नहीं जा सकता, ले जाया जा सकता था क्या? सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं दे सकता था क्या? उसने दखल देने से इनकार कर दिया। तो क्या राम भरोसे चल रहा है मणिपुर, और राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन असल हल की राह में क्या दरअसल कदम उठते दिखाई दे भी रहे हैं? इसी पर आज फिर चर्चा करूंगा। हम आवाज उठाते रहेंगे, आप कान बंद करके बैठे रहें, व्यवस्था मूक दर्शक बनी रहे, हम कुरेदते रहेंगे, जगाने की कोशिश करते रहेंगे और ये सवाल पूछते रहेंगे। राजनीति की भेंट चल रहा मणिपुर, और हिंसा की जवाबदेही और जिम्मेदारी कब होगी तय? चर्चा में मेरे साथ, अब राजनीति इतनी हावी है कि राजनीतिक दल अपने प्रवक्ता देने में भी राजनीति करने लगते हैं। इसीलिए आज फिर बिना किसी राजनीतिक दल को न्योता दिए मैं एक्सपर्ट से बात करना चाहूंगा, क्योंकि हल जरूरी है। राजनीति तो ये चलती रहेगी। मेरे साथ दो प्राउड सोल्जर्स, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी रिटायर्ड, सियाचिन, तिरंगा, वो जिक्र मैंने कई बार किया है इनके बारे में,
Colonel Dinesh Nain retired. One of the finest police officers we have in this country, IB के स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं यशोवर्धन आजाद, और दो वरिष्ठ पत्रकार दीपक दीवान, बहुत काम किया है पूर्वोत्तर में, मणिपुर में भी इन्होंने, और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री दिल्ली में राजनीतिक हलचल पर लगातार नजर बनाए रखते हैं। तो विनोद, सर्वदलीय बैठक 53 दिन बाद, गृह मंत्री उसकी अध्यक्षता करते हैं, प्रधानमंत्री नहीं बुलाते हैं, विपक्ष ताल ठोकता है, आरोप लगाता है 10 तारीख से हम मांग कर रहे थे, पर विपक्ष के बड़े नेता नहीं दिखाई देते हैं। सर्वदलीय बैठक के क्या मायने निकलते दिखते हैं? मुझे लगता है कि जितनी लापरवाही मणिपुर के मामले में सरकार की तरफ से दिखाई पड़ी है, आज विपक्ष ने भी जिस तरह से अपने दूसरे या तीसरे पंक्ति के नेताओं को भेजा है इस बैठक में, तो लगता है विपक्ष भी शायद गंभीर नहीं है उस तरह से। कायदे से आज की बैठक में तो शरद पवार जी को होना चाहिए था, तेजस्वी यादव को होना चाहिए था, नीतीश जी को होना चाहिए था, अखिलेश यादव को होना चाहिए था, कांग्रेस पार्टी से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब होते, तब मतलब बैठक का कोई मतलब होता। पर विपक्ष पलटकर ये क्यों नहीं कहेगा प्रधानमंत्री तो है नहीं तो वो विदेश में है, उनसे हम मांग कर रहे थे, वहां उनकी अध्यक्षता में बैठक नहीं होगी, आप इसको लो प्रायोरिटी मानेंगे तो हम भी उसी में जवाब देंगे, उसी तरह का जवाब देंगे। नहीं, सवाल ये है कि आपको मणिपुर की चिंता है या सरकार किस तरह कर रही है। अगर सरकार ने, बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री जी जब देश में थे, उस घटना उसी वक्त प्रधानमंत्री जी को जब समय उनसे मांगा गया था, उनको विपक्षी नेताओं को बुला के एक बैठक करनी चाहिए थी। लेकिन अगर वो नहीं है, कर्नाटक के चुनाव में 19 रैलियां, 6 रोड शो कर सकते हैं प्रधानमंत्री, तो 53 दिन में कोई वक्त तो निकाल लेना चाहिए था। 1-1.5 घंटे की बात होती, बात कर सकते थे। लेकिन मान लीजिए सरकार ने देर की, बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते वाला मामला है। अगर गृह मंत्री भी बुला रहे हैं तो कम से कम विपक्ष को तो अपनी तरफ से जाना चाहिए था। और बल्कि मैं तो कहता हूं कि अगर ये बड़े नेता होते तो शायद ज्यादा सरकार पर दबाव बनता कि भाई प्रतिनिधिमंडल भेजिए सर्वदलीय, जो भी विपक्ष अपने सुझाव देता उनको मानने का ज्यादा नहीं। अब जो खबर आ रही है कि भाई एक प्रतिनिधिमंडल अब मणिपुर जाएगा, पर उसमें भी कौन कौन सदस्य शिरकत करेंगे, कौन वो चेहरे होंगे, ये भी अपने आप में एक अहम सवाल हो जाता है। बिल्कुल, एक औपचारिक प्रतिनिधिमंडल होगा कि आपने एक सांसद भेज दिया, आप चला गया, या क्योंकि मणिपुर की जो हालत है वहां जिस तरह लोगों का एक दूसरे से विश्वास टूट गया है, भरोसा टूट गया है, कुकीज और मैथीज के बीच में ऐसा लग रहा है जैसे दो देशों का संघर्ष हो रहा हो। उसमें बड़े नेताओं को जाना चाहिए, गंभीर नेताओं को जाना चाहिए, जिम्मेदार नेताओं को जाना चाहिए, जिनकी अपील का असर पड़े, जो लोगों से बात करें। और सबसे पहली बात है कि केंद्र को वहां पर अपने हाथ में सारे सूत्र लेने पड़ेंगे, क्योंकि अब राज्य सरकार पर न मैथीज को भरोसा है न कुकीज को भरोसा है। जब भरोसा टूट जाता है राज्य पुलिस पर, राज्य प्रशासन पर, तो स्थिति केंद्र को ही संभालनी पड़ती है। 1993 का उदाहरण आपके सामने है। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, दोरेन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, और जब मणिपुर में हालत बिगड़ने लगी वहां पर तब कुकीज और मैथीज का संघर्ष हुआ था, उसको बर्खास्त कर दिया था। 2001 में 6वें दिन ही एक सर्वदलीय बैठक बुला ली गई थी, फिर एक और बैठक बुलाई गई थी। बिल्कुल, तो ये उदाहरण है अतीत के हमारे सामने, जब मणिपुर में या पूर्वोत्तर को लेकर के, देखिए संवेदनशील राज्य है, म्यांमार बगल में, म्यांमार मतलब चीन का आप ये मान सकते हैं प्रभाव क्षेत्र है, एक्सटेंशन के कुछ भी कहिए, वहां का जिस तरह का शासन है, और उसके बाद ड्रग ट्रेड का, कार्टेल का वहां एक अलग रैकेट है, वो सब मिलाकर के समस्या इतनी जटिल और संवेदनशील है कि इतनी देर क्यों हो रही है, ये मेरी समझ से परे है। अभी भी कोई रोड मैप आपको निकलता दिखा है? रोड मैप अगर निकलता दिखा होता तो आज बाकायदा एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी होना चाहिए था। बैठक हो गई, उसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं। भाई टिक टैक कर रहे हैं, कोई बयान दे रहे हैं, एएनआई को आप अपना बयान दे रहे हैं, विपक्ष के नेता बाहर निकलकर, अरे भाई क्या तय पाया? देखिए, ये सर्वदलीय बैठक थी, हमारी राजनीतिक जमात ने, हमारी व्यवस्था ने क्या रोड मैप निकाला है मणिपुर के लिए, ये जानकारी तो साझा होनी चाहिए थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, गृह मंत्री जी होते, विपक्ष के सारे नेता होते, और उसके बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती और साझा बयान होता, तो ज्यादा गंभीरता समझ में आती है। ये तो यही हो गया कि आए, चाय पी, कुछ बातचीत की और 3 घंटे बैठे, हालचाल पूछा, ठीक है, कुछ सुझाव दिए, कुछ सुझाव मिले, अब उस पर सरकार विचार करेगी। तो मुझे नहीं लगता जितनी समस्या गंभीर है उतनी गंभीरता से हमारे राजनीतिक दल एक्ट कर रहे हैं। नहीं, जितनी गंभीर है उतना ही हल्का तरीके से इसका हल और इलाज ढूंढने की कोशिश की जा रही है। क्या दीपक दीवान, आपने 2 दिन पहले यही बातें कही थी कि अरे भाई सर्वदलीय बैठक में ऐसा क्या डिस्कस करेंगे, पता तो सब कुछ है,
और वही बातें आ रही हैं कि जी बीरेंद्र सिंह को इस्तीफा देना चाहिए, अब उसमें 356 लगाया जाए या नहीं, एक प्रतिनिधि मंडल वहां पर जाएगा। ये बातें तो हमें पता हैं। मतलब कितने दिन और इंतजार किया जाएगा कि कार्रवाई क्या होगी वहां पर, यह बताने में या ये तय करने में। जी, पूरे देश की नजर लगी हुई थी इस बैठक पे कि इतने हल्ला होने के बाद भी अपोजिशन के सब लीडर्स ने अलग अलग बोला था कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब है, सरकार फेल हो गई है वहाँ की, तो सेंटर शुड इंटरवीन। अब आज जो मीटिंग हुई है इसके बाद कम से कम कोई एक प्रेस रिलीज या ये कुछ विज्ञप्ति इशू तो होनी चाहिए, स्टेटमेंट कि सरकार ने क्या फैसला लिया, लोगों ने क्या, जो और पार्टीज हैं उन्होंने क्या सुझाव दिया और सरकार क्या करने जा रही है। कुछ तो लोगों को आश्वासन मिलना चाहिए, अभी तक तो कुछ खबर नहीं है। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ साफ है, केंद्र भी जानता है कि वहाँ की सरकार पूरी तरह से विफल रही है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने में। और इस सिचुएशन में जहां जो दो समुदाय लड़ रहे हैं, मैतेई और कुकीज, और वहां कुकी जो हैं वो तो मैतेई एरिया छोड़ के चले गए हैं, और वहां जो सरकार है बीरेंद्र सिंह वो खुद मैतेई हैं। मुझे लगता है कि मैतेई लोग भी मैतेई सरकार की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, नहीं तो वहाँ पे जो आपने देखा सुरक्षा बलों के रास्ता रोका जा रहा है मैतेई औरतों की तरफ से। परसों सीबीआई टीम गई थी मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, जिसके यहाँ से आर्मरी से वेपन्स लूटे गए थे, वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए। उनको एंट्री नहीं मिली वहाँ पे क्योंकि औरतों ने बाहर से गेट ही घेराव कर दिया था। वो एक आध घंटा वहाँ वेट करके रिक्वेस्ट करी कि जाने दो, नहीं जाने दिया तो वो वापस चले गए। अब आप सीबीआई केस भी नहीं होने दे रहे, तो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था कहाँ है सरकार वहां की? पिछले 24 घंटों में दीपक दीवान जो राज्य सरकार के मंत्री हैं सुसिंद्रो मैतेई, उनके घर पर गोदाम वाहनों में आग लगा दी गई, बीजेपी दफ्तर में फिर से तोड़फोड़ हुई है, फिर से आग के हवाले कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि वहां पर मामला शांत हो रहा है या काबू में लिया जा रहा है धीरे धीरे, और यहां पर बढ़ा चढ़ाकर इन बातों को कहा जा रहा। कैसे कंट्रोल में होगा जब तक पब्लिक के पास जो पुलिस से लूटे हुए हथियार पब्लिक के डोमेन में हैं, करीब 3,500 के करीब अभी भी वहां पे जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, SLR है, AK-47 है, और करीब करीब 5 लाख एम्यूनेशन, 5 लाख एम्यूनेशन बहुत बड़ी मात्रा है। ये सब बाहर पब्लिक के पास है, तो वहाँ कैसे शांति बहाल हो पाएगी? और अभी जैसे कॉनरेड संगमा ने बोला, उन्होंने भी कहा, जो इनके सहयोगी हैं मणिपुर में, एनपीपी की सपोर्ट है बीजेपी गवर्नमेंट को वहाँ पे, उन्होंने भी ये कहा कि यहाँ पे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और मंत्रियों के साथ वहाँ जाएं, लोगों से बात करें। मुझे नहीं लगता कि वहाँ सुरक्षा की हालत देखते हुए जो एसपीजी अलाउ करेगी प्राइम मिनिस्टर को जाने के लिए। नहीं, कानून व्यवस्था, वो हालात तो बहुत खराब हैं। अब इसमें नहीं, कानून व्यवस्था का जो पहलू है, हिंसा है जी, और यूनिफाइड कमांड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, जो वो मणिपुर हाई कोर्ट का फैसला था उसको एक बड़ी बेंच में या उसे मुलतवी क्यों नहीं किया जा सकता, उन पहलुओं पर तो मैं आऊंगा। लेकिन एक और पहलू है जिस पर हमने भी कम चर्चा की है, वो है द ह्यूमन एंगल, मानवीय पहलू। 60,000 लोग बेघर हो गए हैं, राहत कैंपों में, ट्रांजिट कैंप्स में, बहुतेरे दिल्ली आ गए सब कुछ छोड़ छाड़ के। और आज की सर्वदलीय बैठक में जो पूर्वोत्तर के लोग आए थे, उन्होंने सबसे अहम बात जो पॉइंट आउट की है वो कि वहां रसद ही नहीं मिल रही, लोगों के खान पान तक की व्यवस्था नहीं हो रही, जिनके अपने घर वो छोड़कर आ गए हैं। इसके लिए तो तत्काल हमें कुछ कदम उठाने होंगे ना। तो कैसे उठाएंगे कदम जब तक आप लोकल लोगों को नहीं कंट्रोल करोगे? अगर वो आप देखिए, अच्छा भला रास्ता खुल गया था हाईवे, जब से कुकी एरियाज में अनाज पहुंचना बंद हो गया, इम्फाल से आगे वो जाने नहीं दे रहे, उन्होंने फिर कांपोपी ब्लॉक कर दिया था। मैंने पिछली बार भी आपको ये बताया था।
तो जब दो समुदायों के बीच में इतनी आपस में घृणा पैदा हो गई, वो एम्बुलेंस में बच्चे को उसकी माँ के समय जला दिया गया, ये सब इनह्यूमन एक्ट्स हैं। इसको कंडेम करना चाहिए था मुख्यमंत्री को। मुझे तो हैरानी होती है कि मुख्यमंत्री अभी तक पहली बार इम्फाल से बाहर निकले हैं, आज कहीं गए हैं किसी गांव में। मुझे हैरानी इस बात की हो रही है दीपक दीवान की वो मुख्यमंत्री पद पर अभी भी बने कैसे हुए हैं, वो मुख्यमंत्री कैसे बने हुए हैं, कैसे उन्हें मुख्यमंत्री रहने दिया जा रहा है, मुझे हैरानी इस बात की है। मेरे संदीप जी, मुझे लगता है कि ऐसे हालात हैं, अगर प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी सेंटर की हो जाती है, जवाबदेही सेंटर की हो जाएगी। इसीलिए शायद सेंटर को भी ये लग रहा है कि अभी इनको बनने रहने दो, कम से कम नाम के लिए चीफ मिनिस्टर तो हैं, कम से कम अपना जवाबदेही इनके सर पे आएगी। एक ये बात भी है। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि हालात जैसे हैं ये बिल्कुल सिविल वॉर टाइप सिचुएशन है वहाँ। अब आप इसको यहाँ रोकना चाहेंगे या फिर थोड़ी देर और वेट करेंगे और किलिंग देख के फिर रिएक्ट करोगे? मुझे समझ नहीं आता सेंटर चुपचाप क्यों है, एक्टिव एक्शन क्यों नहीं ले रहे। आज जो सब आपकी सभी पार्टी ने एक मत होके ये तो बोला है कि वहाँ की सरकार विफल रही है, तभी वो सेंटर को कह रहे हैं कि आप एक्ट करिए। क्यों नहीं वो कह रहे कि बिरेन गवर्नमेंट को बोलो एक्ट करे, वो बोल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट शुड एक्ट। जनरल ये बोला कि कुलकर्णी, आपको जो एक सेकंड सर, जनरल कुलकर्णी अमेरिका के एक प्रेसिडेंट थे, वो अपने व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस में प्लाक लगा कर रखते थे, उस पर लिखा था द बक स्टॉप्स हियर, यानी कि जिम्मेदारी मेरी है, यहीं पर आखिरी जिम्मेदारी मेरी है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट कब कहेगी, या कोई भी सरकार, वो केंद्र और राज्य हो, कि बक स्टॉप्स हियर? वेयर डज द बक स्टॉप इन मणिपुर? संदीप जी धन्यवाद। जिस प्रकार से आप बार बार इस मुद्दे को उठाते आए हैं, मुझे बहुत गर्व होता है कि आपके जैसे हैं मीडिया में जो इस बात को मानते हैं, क्योंकि सबको यही लगता है कि 30 लाख की आबादी है मणिपुर की, 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और भारत की आबादी 1500 करोड़ है, और यहाँ पे सिर्फ 30 लाख की यही आबादी है। हाँ, 150 करोड़, 140 करोड़, 1500 प्रदेश है, ये 150 करोड़, 1.5 बिलियन है ना। तो आप देखिएगा वहाँ पे सिर्फ 30 लाख की आबादी है, जिसमें अगर हम देखें तो तकरीबन से 50% मैती हैं, 24% नागा हैं, और 16 से 18% कुकी हैं, और बाकी पंगाल और बाकी लोग वहाँ पे रहते हैं। ऐसे आप ये जो हम लोग बार बार मांग करते हैं संदीप जी कि प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाए, इस सरकार को हटाया जाए, आज जो सर्वदलीय बैठक हुई है, उस सर्वदलीय बैठक में कौन आए हैं? एक मुख्यमंत्री आए हैं जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 5-5 साल तक, 2017 तक वो सरकार चला रहे थे, और खुद भी मैती हैं और खुद ही थौबाल रीजन के रहने वाले हैं। तो ऐसे नहीं है कि लोग जानते नहीं हैं या वो उन्होंने एडवाइस नहीं दिया होगा। लेकिन जैसे मैं पहले भी आपको कहता आया हूँ, ये जो है, ये जो प्रॉब्लम है कुकीज़ का या मैतीज़ का, और बार बार हम लोग कहते हैं हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया, हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया। मैं आपको 1 मिनट अगर आप दें, 27 मार्च को हाई कोर्ट का ऑर्डर था। मैं वहाँ पे इम्फाल के अंदर था, क्योंकि वो G20 का समिट था, फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट था। मैं वहाँ पे 9 अप्रैल और 10 अप्रैल को रहा। उसके बाद ये कहा कब से घटना शुरू, ये 3 मई से। क्या आपको लगता है हाई कोर्ट के ऑर्डर के लिए ही हुआ है, या आपको लगता है हाई कोर्ट के ऑर्डर के का? अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर 27 मार्च को था तो 3 मई को क्यों इस तरह की घटनाएं शुरू हुई? इसका कारण कुछ और है। जब लोग, और ये जो कार्रवाई हाई कोर्ट के ऑर्डर की है, इससे पहले रिजर्व फॉरेस्ट को लेकर के बार बार लोगों को बताया जा रहा था कि आप रिजर्व फॉरेस्ट में आकर के ना बैठें। इस तरीके से आप अगर बाहर से, म्यांमार से, या जो आबादी है, चाहे कुकी म्यांमार में हो या कुकी मणिपुर में हो, जो कुकी समुदाय है वो भी तकरीबन 34 समुदायों का एक गुट है जो उस तरफ भी रहते हैं। कुकी नेशनल आर्मी है या जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी है, वो म्यांमार से ऑपरेट करती है। और जो ड्रग्स का है, कहाँ पे क्यों नहीं लोग उठना चाहते हैं उस फॉरेस्ट एरिया से, क्यों वहाँ पे बस रहे हैं, क्यों लोग बाहर से आकर के बस रहे हैं? अगर आप पुराने सेंसस देखिएगा,
मेतियों का क्या कितना संख्या थी, कहां पर आकर के वो रह गए। तो ये एक तरीके से समुदायों के बीच में जरूर अनबन है, पर ये जो समुदाय हैं अब उसमें हम लोग एक रिलीजियस एंगल दे देते हैं कि नहीं साहब वो एक रिलीजन के हैं, दूसरे रिलीजन के हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं बातचीत प्रदेशों में नहीं, हम सरलीकरण भी कर देते हैं जनरल कुलकर्णी। ये जो आई कांट एग्री विद यू मोर, हम सरलीकरण कर देते हैं। दिक्कतें थी, टेंशंस थी, ताना बाना, सामाजिक जो ताना बाना है, उसमें जो ड्रग ट्रेड है उसकी पैठ, साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय इसमें पहलू हैं, वो सारी बातें ठीक हैं। पर जो दीपक दीवान कह रहे थे कि राज्य सरकार अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं और केंद्र अपने ऊपर नहीं, मैंने इसलिए वेयर डज द बक स्टॉप की बात की कि राज्य सरकार कह रहा है कि केंद्र को करने दो, केंद्र कह रहा है हम अपने सर क्यों फुड़वाएं इस चक्कर में, हम क्यों ब्लेम ले लें, हम जिम्मेदारी क्यों लें। मतलब अजब का खेल चल रहा है। नहीं संदीप जी, नहीं संदीप जी, जब से सरकार ने आर्टिकल 355 लगाया है, इसका मतलब उन्होंने सिक्योरिटी एडवाइजर लगाया, कुलदीप साहब वहां पर हैं जो उनको बता, ये कहना कि कोई कर नहीं रहा गलत है। आज सर्वदलीय बैठक हुई, क्या सुझाव आए आप बताइए, क्या ऐसे सुझाव आए जो तुरंत कल से कार्रवाई शुरू हो जाएगी मणिपुर के? जब तक आप मणिपुर में सारे लोगों को अपने अपने घर में बंद नहीं करेंगे, जब तक आप सबको अंदर नहीं डालेंगे, जब तक रास्ते नहीं खुलेंगे, ये फैसला कौन लेगा? बंद नहीं करेंगे, चाहे वो मेती हो। भाई आप देखिए, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हमने क्यों हटाया? इसलिए हटाया वहां पे शांति बहाल है। अब जब तक सख्ताई से पेश नहीं आएंगे, वो सख्ताई इतनी होगी शायद कोई लोग जो नहीं मानते हैं, जो इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर विश्वास नहीं, जब तक गोलियां नहीं चलेंगी, जब तक लोगों को इस बात का एहसास नहीं होगा कि जो भी है, अगर आप कहे फौज क्यों नहीं चलाती, क्यों नहीं सीआरपीएफ चलाती, क्यों नहीं लोकल पुलिस, ऐसे नहीं होता है। ये फैसला कब लिया जाएगा? मैं वही तो पूछ रहा हूं। नहीं ये फैसला तुरंत, इसमें फैसले में क्या बात है? फैसला तो है, वहां पे सिक्योरिटी एडवाइजर बैठे हैं, उन्होंने तो सिर्फ, पर लोगों ने मानना है ना। जब तक लोग नहीं मानेंगे, ना कुकी समुदाय मान रहा है, ना मैती समुदाय मान रहा है, क्यों नहीं नागा जो 24% है इसमें भाग ले रहे हैं, क्यों नहीं नॉर्थ मणिपुर? मैं 1 मिनट एक चीज यहां पॉइंट करना चाहूंगा, पॉइंट आउट। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी कर दी गई, 4 घंटे का वक्त दिया गया था, नोटबंदी कर दी गई, और 24 मार्च 2021 को तालाबंदी, 2020 को तालाबंदी, देश बंदी हो गई थी, 4 घंटे का वक्त दिया गया था। किससे सलाह या कौन सी सर्वदलीय बैठक हुई थी? सरकार अगर फैसला लेने पर आए, कुछ तय करने पर आए, तो ये हमें सर्वदलीय बैठक और सारी चीजें करने की कोई ऐसी दरकार नहीं है। सरकार चाहे तो कर सकती है। संदीप जी, नहीं संदीप जी, वहाँ के जो लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, जो आप में से कई बैठे हैं पैनल में, जो जानते हैं, हम लोग वहाँ रहे हैं, उनके साथ बातचीत करना एक अलग ढंग है। जब तक आप उनके गांव बूढ़ों के साथ बातचीत नहीं करेंगे, जब तक उनसे, अभी ये पूरी जो एजिटेशन है ये किसके पास पहुंच गए? कोई या स्टूडेंट यूनियन, ऑल इंटीग्रेटेड ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन, ये मतलब ये जो खौल रहा खून है, ये जो जवान बच्चे हैं, चाहे वो कुकियों के हो या मेतियों के हो, अब ये लड़ाई छिड़ गई है। अब इस लड़ाई को संभालने के लिए एक ही तरीका, सख्ताई, सख्ताई और सख्ताई, ऐसी सख्ताई कि लोगों को एहसास होना पड़ेगा। चाहे आज 125 मरे हैं, हो सकता है इसकी संख्या और हो, क्योंकि जब तक लोग रास्ता नहीं छोड़ेंगे, क्या कैसे गोली चलाएंगे आप? और औरतें वहां बैठी हुई हैं, पोस्टों को घेर करके बैठ गई हैं, या आपको अंदर नहीं जाने देती हैं, आप कैसे क्या करेंगे? या तो उनको बात ही कर सकते हैं, जब तक अब आप कहेंगे कि साहब औरतों के बाहर गोली चलाएंगे, क्या आप औरतों को कैसे उठा? आपको कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो औरतें बाहर नहीं निकलेंगी। नहीं, जब क्योंकि वहां बैठ गई हैं, वो नहीं जाना देती है। जनरल कुलकर्णी, आपका बिल्कुल फेयर पॉइंट है। यशोवर्धन आजाद, देखिए सख्ताई करने का जब वक्त आता है, 4 साल होने को आए, जम्मू कश्मीर की बात करें, अनुच्छेद 370 को हटे, और उसके बाद वहां पर भी जिस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, कई महीनों तक कि अमन शांति कायम हो सके कश्मीर में, यहां किस बात का इंतजार किया जा रहा है? मेरे ख्याल से इंतजार तो नहीं किया जा रहा है, और यह भी कहना कि सारा दोष सरकार का है वो भी गलत है।
मैं तीन मुद्दों पर चर्चा करना चाहूंगा। मैंने अभी सारे पैनलिस्ट को सुना है और मैं समझता हूं तीन अहम मुद्दे हैं जिसमें हमें चर्चा करनी आवश्यक है। देखिए, सर्वदलीय बैठक जो है, मैं विनोद जी से बिल्कुल ही पूर्ण सहमत हूं कि ये जो सर्वदलीय बैठक में उसमें अपेक्षा की जा रही थी कि बड़े बड़े नेता आएंगे ताकि एक मैसेज जाएगा मणिपुर में कि सारी राजनीतिक पार्टी जो है मणिपुर के बारे में सोच रही है। तो जहां लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार निष्क्रिय है या उतना देख नहीं रही है मणिपुर के तरफ, मैं समझता हूं कि विपक्षी नेताओं के बारे में भी कोई अनुचित नहीं होगा अगर हम कहें कि उन्होंने बड़े हल्के रूप से लिया। ये सही नहीं है कि होम मिनिस्टर ने मीटिंग लिया, क्या किया, कुछ तो नहीं, बेहतर होता प्रधानमंत्री अध्यक्षता कर लेते इसकी। नहीं, वो तो करते, ठीक है, वो तो करना चाहिए था उन्हें, लेकिन इसका मतलब क्या अपनी जो जिम्मेवारी है हम छोड़ देंगे? बिल्कुल सही बात। जैसा कि विनोद जी ने फिर कहा कि मणिपुर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी नाक की अहमद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे बड़ा दुख है क्योंकि देखिए, बाहर में हम शैडो कैबिनेट्स की बात करते हैं। ब्रिटेन में हम जैसे लेबर पार्टी के लोग हैं तो वो शैडो कैबिनेट में रहते हैं, वो प्रपोजल देते हैं एम्प्लॉयमेंट का। तो क्या विपक्ष अब तक एक 5 सूत्रीय कोई भी सुझाव नहीं ला सकता था टेबल पे? और अगर वो ऐसा करता तो कितनी गंभीरता और कितने ही ये एक और नैरेटिव चला है इस देश में, पूरी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं कि जी विपक्ष को ये सुझाव दे देने चाहिए थे, विपक्ष ऐसा क्यों करता है? सत्ता, सरकार, जनता, आम जनता, आप मैं किस लिए चुनते हैं? अपना प्रतिनिधि क्यों बनाते हैं? कि फैसले लेने की प्राथमिक जिम्मेदारी उनकी है। यहां विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना एक नया शगल हो गया है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली जिम्मेदारी तो सरकार की है ना, सरकार वो किसी की भी हो। बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री को अवश्य सर्वदलीय मीटिंग बुलानी चाहिए थी, प्रधानमंत्री को अवश्य स्टेटमेंट देना चाहिए था। लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया और गृह मंत्री अगर मीटिंग बुला रहे हैं और देरी से ही बुला रहे हैं, तो क्या विपक्ष को भी उसी तरह व्यवहार करना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री की तरह? 1993 में अगर वहां भी डबल इंजन सरकार, तब तक ये टर्म इतनी लोकप्रिय है और इतनी इस्तेमाल होने वाली नहीं हुई थी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और मणिपुर में भी कांग्रेस की सरकार, वहां पर 356 लगाया जाता है, मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया जाता है। 2001 में एनडीए बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार थी, 6 दिन में सर्वदलीय बैठक हो जाती है, एक और बैठक होती है, उसके बाद अपील भी कर दी जाती है। यहां तो पहला कदम ही नहीं उठता दिख रहा है। देखिए, वाजपेयी जी एक अलग तरह के नेता थे, मोदी जी एक अलग तरह के नेता हैं। और जहां तक आपने बात की यहाँ के व्यवस्था की, तो मैंने पहले ही दिन कहा था कि प्रेसिडेंट्स रूल तो लाना चाहिए ताकि एक विश्वास जागृत हो लोगों में ये कहने का कि अब केंद्र हमारे ऊपर डायरेक्ट ये देख रहा है। 355 लगाया गया, इसका मतलब है सिक्योरिटी एडवाइजर को भी वहां किया गया। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा संदीप जी, उतना आसान भी नहीं है, टेरेन बहुत ही डिफिकल्ट है। देखिए, इतना मिलिटराइज्ड हो गया है, इतनी गलती पहले हो चुकी है थानों से इसके, जब सारे वेपन्स चले गए हैं। आज गांव पे एलएमजी से अटैक हो रहा है, एलएमजी से अटैक हो रहा है और उसको बचाने के लिए वहां पे रेजिस्टेंस विलेज के आर्म्ड ग्रुप्स बन गए हैं। और तो पुलिस भी पॉलिटिसाइज हो गई है और एथनिसाइज हो गई है, एथनिक हिसाब से बट गई है। तो ऑल द मोर रीजन कि 356 तो तत्काल लगाना चाहिए वहां पर। नहीं, मैं नहीं समझता कि 356 लगाने से या आप आर्मी को पावर देने से और आप सपा करने से होगा। सिर्फ जाने जाएंगी और कुछ नहीं होगा। लोकल पुलिस को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लेना पड़ेगा। जो कार्रवाई तत्काल हो सकती है, अभी भी मणिपुर के एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोग हैं जो कमान संभाले, पुलिस स्टेशंस का केसेस रजिस्टर करें, और 50 वेपन अगर वापस आते हैं, कॉन्फिडेंस वो कर नहीं रहे। यशवर्धन आजाद वो जो खुद मैती पुलिस वाला मैती के साथ हो गया, कुक्की पुलिस वाला कुक्की के साथ हो गया, तो वो राम राज्य की कल्पना करना कि वो जी सुधर जाएंगे, कोई डंडा चलाएगा, क्या वो संभव होता दिखता है? नहीं, सीआरपीएफ में भी नॉर्थ ईस्ट के हैं, बाकी के हैं, लेकिन यूनिटी ऑफ कमांड है और वो एक्शन करते हैं।
ये लोकल थाने से ही बात होगी। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे माइती भी हैं और कुकी भी हैं जो कमांड में अच्छी तरह काम करते हैं। ये बात कहना गलत होगा कि सारे मैती इसी तरह हैं या कुकी। यस, उनकी भावना है अपने में, लेकिन यूनिफॉर्म फोर्स में ऐसी बात नहीं होती है। आर्मी में देखिए, आर्मी में कितने नॉर्थ ईस्ट के हैं, यहाँ पे हैं, लेकिन एक यूनिटी ऑफ कमांड है। और इसलिए मैं कहता यूनिटी हूं, ऑफ कमांड को, अगर मैं एक सेकंड सर, कर्नल दिनेश नैन, मैं यूनिटी ऑफ कमांड को यूनिफाइड कमांड अगर कह दूं, वक्त आ गया है एक यूनिफाइड कमांड बनाना मणिपुर में। कश्मीर में कैसे कंट्रोल किया, यशवर्धन सिंह से पूछिए, कुलकर्णी साहब से पूछिए। देखिए ये संदीप जी, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू यू, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। ये जो सिचुएशन है ये आंख खोल करके देखी गई और आंख खोल के खराब की गई, आंख बंद करके नहीं। फरवरी के महीने में आप लोग जंगलों के अंदर से, चीफ मिनिस्टर के को क्या नॉलेज में नहीं था क्या, जंगलों के अंदर से लोगों को हटा रहे हो वहां पे। उसके बाद में जो एक डील थी 2017 में डील हुई थी ना इलेक्शन से पहले, किसके साथ हुई थी? यह हुई थी जूमी जो ट्राइब है उनके साथ हुई थी, और दूसरी ये जो है उनके दूसरी ट्राइब के साथ हुई थी। अब इन दोनों ट्राइब का डील को कैंसिल क्यों किया गया? किसने बोला इसको कैंसिल करने को? क्या जरूरत थी इसकी? ऐसी क्या आफत आ गई थी? और तीसरा, फिर आप 3 तारीख को जिस दिन कोर्ट का जब ऑर्डर आया, उसके बाद में वहां पे जब वो स्टूडेंट्स ने जो रैली निकाली, किसने घर जलाए कुकीज के? कौन था? तो कुकी नेशनल आर्मी और पीपल लिबरेशन आर्मी, PLA आर्मी क्यों नहीं आगे आएगी? किस लिए नहीं आगे आएगी वो लोग? हम लोग अपने ही देशवासियों को आपस में भिड़ा रहे हैं। और लेट मी टेल यू, सिविल वॉर शुरू हो चुका है। तो ये जो आइडियल सिचुएशंस की बात कर रहे हैं हम यहां पे बैठ के, मैं समझता हूं ये बातें देश के लिए ठीक नहीं है। अभी आज की तारीख में जैसे आपने कहा, यस, संवेदनशीलता विपक्ष में भी उतनी होनी चाहिए थी, लेकिन जो आइडियल सिचुएशन के मुताबिक, जिस पोर्टफोलियो के मुताबिक, जिस स्टेटस के मुताबिक एक सर्वदलीय बैठक बुलानी जानी चाहिए थी, वो नहीं बुला रहे हो तो आप अच्छा क्या करने जा रहे हो? सबको इस बारे में सोचना पड़ेगा। रही बात अभी सिचुएशन की, देखो संदीप जी, 60,000 से लेकर 70,000 लोग भूखे मर रहे हैं अभी। तो अगर औरतों ने इंफाल में रास्ता रोक लिया तो इंडियन एयरफोर्स को क्यों नहीं आप एक्शन में लेके आते हो? किसने मना किया है? उनको रसद पहुंचाइए, आप देशवासी हैं आपके। और अगर हम इस तरीके से व्यवहार करते रहे संदीप, लेट मी टेल यू, ये सिर्फ मणिपुर या इंडिया नेशनल लेवल का अफेयर नहीं रह जाएगा। पाकिस्तान से आवाजें आनी शुरू हो गई है, मणिपुर जो है हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहना चाहता। अल जजीरा कुछ अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया है। आपका ये जो बॉर्डर है म्यांमार के साथ, और म्यांमार में क्या है? पाकिस्तान की बातों को मैं गंभीरता से नहीं लेता, ना उनको तवज्जो देता, पर जो आप बात कह रहे हैं ये अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से ज्यादा हम अगर घरेलू अपने हालात देखें, ये मणिपुर की स्थिति मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड तक पहुंचते पहुंचते कितना वक्त लगेगा? अगर यही होता रहा तो मिजोरम बगल में है वहां। देखें संदीप, हमारा 400 किलोमीटर का बॉर्डर है इसके मणिपुर म्यांमार के साथ में। 10% भी आपकी फेंसिंग नहीं हो रखी, तो सरकारें सो रही है। उनको पता नहीं कि यहां से ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, गोल्डन ट्रायंगल है उस तरफ। यहां पे जो है बांग्लादेश से, उधर से जो रिफ्यूजीज आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, इनको सब दिखाई नहीं दे रहे। और ये सिचुएशन, जबकि देखिए ये टोटली एक पॉलिटिकल सिनेरियो है। आप वहां पे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो खुद आपस के डिवाइसिव पॉलिसीज को यूज कर रहे हैं, वो खुद बढ़ावा दे रहे हैं। क्या इलेक्शन के कारण कर रहे थे, लेकिन ऐसे स्टेट्स में जो कि नॉर्थ ईस्ट में है संदीप, वो बहुत ही सेंसिटिव है हमारे लिए। एक चिकन नेक से सिर्फ हम लोग उनको कनेक्टेड हैं, चिकन नेक से। और उस ऐसे स्टेट्स के अंदर कोई भी सरकार क्यों ना हो, उनको बहुत ज्यादा संवेदनशील रहना पड़ेगा। इस सिचुएशन को जो आज बना दी गई है, मेरा मानना है तुरंत आर्मी को आस्था दे देना चाहिए, या जैसे कि आप कह रहे थे, एक यूनिफाइड फोर्स बना देनी चाहिए तुरंत। और जिनको रसद की जरूरत है, जिनको मदद की जरूरत है, फुल एक्शन में आ जाना चाहिए। हम वेट किस बात की कर रहे हैं? सिर्फ डिबेट करने के लिए क्या? यहां पर एक और बात, यशोवर्धन आजाद, वो पुरानी अंग्रेजी की कहावत है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशंस कॉल फॉर एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेजर्स।
अभी चर्चा के अंदर ये भी आया कि प्रधानमंत्री शायद वहां ना जा पाए, प्रतिनिधिमंडल हाई पावर्ड बड़े बड़े नेताओं का ना जा पाए। अरे भाई, हमारा हिस्सा है, इम्फाल एयरपोर्ट पर ही जाकर अगर संदेश दिया जाए तो उससे सरकार का इकबाल भी कायम रहता है और लोगों का एतबार भी बढ़ेगा कि नहीं? प्रजातांत्रिक प्रणाली में एक प्रधानमंत्री को किसी भी हिस्से में जाने को बिल्कुल तैयार होना चाहिए, वर्ष से वर्ष सिचुएशन हो। वैसी क्या बात है, एक मैसेज जाता है जब प्रधानमंत्री जाते हैं, और एक सर्वदलीय दल जब जाता है तो उसका भी एक अलग मैसेज जाता है। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा, ये तो मालूम था कि सर्वदलीय बैठक का कुछ ये नहीं निकलेगा, लेकिन एक जेस्चर, ये एक सिंबॉलिक है और ये बहुत जरूरी है ऐसा मैसेज जाना कि सब लोग इसके बारे में चिंतित हैं। जनरल कुलकर्णी, एक तरफ यशोवर्धन आजाद कह रहे हैं एफ्स्पा लगाने से कुछ नहीं होगा, लोकल पुलिस को उसके कामकाज को दुरुस्त करने की जरूरत है। कर्नल नैन सीधा कह रहे हैं एफ्स्पा लगाना ही होगा। ये देखिए, ये कदम तो तुरंत कोई भी, आइदर ऑफ द टू ऑप्शंस, आप के हिसाब से क्या कदम उठने चाहिए? कानून व्यवस्था को जो आप सख्ताई की तो बात कर रहे हैं, वो सख्ताई किस जरिए, किस तरीके से की जाए? संदीप जी, मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था चंद एक दिन पहले, उनका भी मानना यही था जो लोकल्स थे वहाँ के, कि ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट नहीं लगना चाहिए। अब मैं आश्चर्य होता है मुझे, जब तक हम लोग आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट नहीं लगाएंगे, जब तक लोगों के साथ सख्ताई से पेश नहीं आएंगे, अगर हम लोग बार बार विनती करते रह जाएंगे उन औरतों से और उन बच्चों से और लोगों को कि भाई रास्ते से उठ करके चले जाओ, रास्ते से उठ करके चले जाओ, तो वो तो उठने वाले नहीं हैं। जब तक सख्ताई, मैं कह रहा हूँ सख्ताई मतलब सख्ताई में पेश आना पड़ेगा, इस पर कुछ एक जाने जाएंगी, कोई बात नहीं है, जबकि जान नहीं जानी है, चाहे टांग के नीचे मारनी पड़े गोली। जब तक हम लोग ऐसे, कब तक चलेगा? आप कोई भी ले आओ, आप प्राइम मिनिस्टर चले जाएं, वहाँ पे होम मिनिस्टर चले जाएं, ट्राइबल जो लोग हैं वहाँ के, उनके साथ व्यवहार करना एक अलग तरीका है। हम लोगों को उनके साथ जब बातचीत करते हैं, वो आपके घर में आते हैं, चाहे वो मिनिस्टर हो या रहने वाला हो, आपके आते हैं, वो खाना पीना, दारू पीना सब कुछ करते हुए फिर वहाँ से जाएंगे। यहाँ पे ऐसे होता है क्या? नहीं होता। तो आपका जो नजरिया है उनकी तरफ, एक दूसरा नजरिया होना चाहिए, एक प्यार का नजरिया, उनको साथ में ले चलना बहुत जरूरी है। और उसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं, सख्ताई बहुत जरूरी है। सब नहीं, ये नजरिया जो आपने शब्द इस्तेमाल किया जनरल कुलकर्णी, एफ्स्पा पे भी नजरिया हमारी सुविधा अनुसार हम रखते हैं क्या? एफ्स्पा, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एफ्स्पा जम्मू कश्मीर में लागू है ना, अरुणाचल में भी है, असम में भी है, मणिपुर में क्यों हटा रहे हैं भाई? हालात इस वक्त मणिपुर में सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हैं। हमने एफ्स्पा पूरी तरह से दरकिनार या देश से हटा दिया है क्या? क्या ऐसे है संदीप जी, आप फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो समुदाय है, मैती समुदाय है, उनके वो कहते नहीं हमें नहीं चाहिए। इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट में बिष्णुपुर में कौन रहते हैं? जब आप आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाते हैं, सारे के सारे लोग जो पहाड़ों में रहते हैं वो कहाँ आते हैं? इम्फाल में आते हैं। इम्फाल ही एक एरिया है जहाँ पे प्लेन है, सारी सुविधाएं तो कहाँ हैं? इम्फाल के अंदर सुविधाएं हैं। तो सब कोई चाहता है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, हमारे को फ्रीडम हो, वो मानता हूं मैं, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जरूर होना चाहिए, इसमें कोई शक ही नहीं है। वहां पे कौन चाहता है किसी के नजर नॉर्मलाइज कर जाए, वापस हटा दीजिए उसे। ऐसे हैं कि आप अगर जैसे मार्च में 19 पुलिस थानों से हटाया गया एफ्स्पा को, बाद में हटा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मेरे को लगता है जैसे आज़ाद साहब भी कह रहे थे, हमें लोकल जो पुलिस है उसको मजबूत करनी पड़ेगी। हर एक के घर में, चाहे लोगों को बताना पड़े, जा आप घर में जाइएगा, आप बाहर नहीं आएगा, आपका खाने पीने का बंदोबस्त किया जाएगा। जब सड़कें खुलेंगी, लोग आएंगे, जैसे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल होगा, ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा, हम अपने पास टेक्नोलॉजी है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन लोग जो हैं आज इस तरीके से रंगिश और इस तरीके से आइडेंटिटी प्रॉब्लम हो गया है। मैं जैसे कह रहा हूं, कुकी और मैथियों के बीच में हो रहे हैं ना, नागा तो 24% है, वो तो इसमें भाग नहीं ले रहे हैं ना। पहले कुकी और नागास के बीच में हिंसा हुई है ना, कुकीज और नागास के बीच में हिंसा हुई है 1992 में। तो ये जो हिंसा होती रहती है मणिपुर के अंदर, क्योंकि अलग अलग समुदाय के लोग हैं, ये मैंने बात कई बार कही है, बात मणिपुर की नहीं, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, ये वहां भी पहुंच जाएगी। हाथ पर ऐसे हाथ धरे बैठे रहे तो
नहीं, आप देखिएगा त्रिपुरा में क्या हो रहा है, सिक्किम में क्या जो मेजॉरिटी है, अगर उसको डर लगने लग रहा है कि वो माइनॉरिटी बन जाएंगे अपने ही प्रदेश के अंदर, तो ये इस तरह की कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं। जब हमें मालूम है कि म्यांमार से लगातार माइग्रेशन हो रहा है, लगातार वही समुदाय है, और ये एक है कुकी जो लोग हैं वो एक ही भाषा बोलते हैं, नागा लोग सब एक भाषा नहीं बोलते हैं, मैती सब एक भाषा बोलते हैं। जो कुकी बोलने वाले भाषाई लोग म्यांमार में भी हैं, और वो म्यांमार से उठ करके जिनके पास हथियार हैं और 16 किलोमीटर तक आप म्यांमार के अंदर जा सकते हैं, वो हाथ लगते हैं, सब्जियां जाती हैं, वो ड्रग्स हो रहा है। मैं बार बार आपके चैनल पे कहता आ रहा हूं 50,000 करोड़ का ड्रग का होता है, जबकि 35,000 करोड़ का ही बजट है मणिपुर का। तो आप समझ सकते हैं तो एक्शन अभी लेना होगा। ऐसा तो नहीं है कर्नल नैन की सरकारें और व्यवस्था और आर्मी के पास भी और आईबी के पास भी ये सारी जानकारी है। देखिए संदीप, मेरी भी पोस्टिंग रही है इस इलाके के अंदर। यहाँ पे खासकर कुकी जो पॉपुलेशन है, ये गांव, छोटे छोटे गांव हैं इनके, और इनके गांव के बूढ़े होते हैं। हमारी पोस्टें भी वहीं पे लगी हुई होती थी, और हम इन गांव के बूढ़ों के साथ में संपर्क करके आपस में और एक सद्भावना और एक अच्छा जेस्चर आपस में रखते थे। आज की तारीख में अगर सेना को आप वहां भेज रहे हो इस आदेश के साथ कि आप शूट एट साइट तो कर सकते हो, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जरा कोई बताए तो सही। ऐसी सिचुएशन में जहां सिविल वॉर चल रहा हो, कौन सी स्पेशल सर्कमस्टांसेस का वेट करूंगा, कब वेट करूंगा? तो मेरा मानना है आर्टिकल 356 लगाओ या ना लगाओ, ये पॉलिटिकल मामला हो गया। लेकिन आज के तारीख में मणिपुर जो जल रहा है, इसको बचाने के लिए आफ्स्पा तुरंत लगा देना चाहिए, ताकि एक न्यूट्रल तरीके से, एक न्यूट्रल फोर्स वहां पे जाके देश के लिए मणिपुर में अपना काम करे। रही बात ये पुलिस वालों की जो बात कर रहे हैं, आधे पुलिस वाले कुकी के भी हैं, आधे पुलिस वाले नागा के भी हैं, आधे पुलिस वाले इनके मिते के भी हैं। अब मैती वालों के जो डिमांड चल रही थी और जिसको बैठ के चीफ मिनिस्टर वहां पे आराम से उसको हवा दे रहे थे, ट्राइबल एसटी का उनको दर्जा मिलना चाहिए, ऐसे मिल जाता है क्या? वहां से पहला एक्शन तो शुरू किया नहीं अभी तक। सेंट्रल में आएगा प्रपोजल, फिर लोकसभा में जाएगा, वहां पे बिल बनेगा, तब जाकर के इनको मिलेगा। लेकिन ये बेसिकली एक किसी और मकसद से पर वो क्लैरिटी आ जानी चाहिए थी अभी तक। विनोद भाई, अगर वो एक मसला है, हालांकि 27 मार्च को फैसला आया, 3 को हिंसा शुरू हुई, लागू होने में, फैसला समझने में भी देर हो जाती है, पर बात यह है कि राजनीतिक कदम, यह सीधा सवाल है कि भाई यहां 356 लगना चाहिए कि नहीं, बीरेंद्र सिंह बर्खास्त होने चाहिए कि नहीं, या बीरेंद्र सिंह अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो ये इतनी मौतें क्यों हो रही हैं, लोग इतने बेघर क्यों हैं? सवाल बड़ा सरल है। नहीं संदीप जी, 356 आखिर है किस लिए? अगर यहां भी नहीं लगेगा 356, तो फिर तो उसको संविधान से हटा दीजिए। इस स्थिति में कि जब लोगों का भरोसा ही राज्य सरकार से उठ गया है, और ये बात सत्तारूढ़ दल के विधायक कह रहे हैं, सत्तारूढ़ दल के मंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय को ज्ञापन देते हुए, हाँ, उसके बाद कुछ बचता है क्या? फिर 356 का क्या मतलब है? मुझे लगता है कि 356 और अफ्सा, जो आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, दोनों लगाना चाहिए। इस समय कानून बनाए जाते हैं इसीलिए कि जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो, जब वायलेंस कंट्रोल ना हो रहा हो, तब इन सख्त कानूनों का उपयोग करके एक तरफ सख्ती की जाए और दूसरी तरफ रीच आउट किया जाए। दूसरी तरफ रीच आउट किया जाए, लोगों से बातचीत की जाए, समझाने बुझाने की कोशिश, लेकिन साथ ही साथ सरकार का डंडा भी चलते दिखना चाहिए उन उपद्रवियों पर, उन शरारती तत्वों पर जो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। हम ये कतई नहीं भूल सकते, ना हमें भूलना चाहिए, मणिपुर हमारा अभिन्न अंग है और मणिपुर में शांति स्थापित करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए सरकार की, और एक टाइमलाइन बांधनी होगी कि कब तक नॉर्मलाइज कर देंगे हम मणिपुर को। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।